अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है लंदन से अजहर जावेद, सीनियर तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम सलाम संदेला साहब, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी रही आपकी कनाडा यात्रा? कनाडा का दौरा कैसा रहा आपको? हमने देखा आपने वहां पे बड़ी मजे-मजे की जगहों पर गए, ड्राइव की और हम आपको फॉलो कर रहे थे सर। जी बिल्कुल। कनाडा एक खूबसूरत मुल्क है और कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना हुआ। वहाँ पे पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पर मौका मिला उन लोगों से भी मिलने का। फिर हमारे दोस्त पीर अदनान बोदला साहब बड़े अच्छे मेज़बान भी हैं, वो लेके घूमते भी रहे और दोस्तों से भी मुलाकात हुई। वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है पाकिस्तानी ओरिजिन के राना असलम, उनसे भी हुई। तो एक अच्छा कह सकते हैं मुतालियाती दौरा है और जा बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। पीर साहब जो हैं, जो वाक़ई बड़े होस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों और चाहे वो बाहर हों। मुझे अच्छी तरह याद है हम लोग पिछली दफ़ा जब न्यू ईयर गए तो जो तारड़ साहब हैं, उनके हम रूम में बैठे हुए थे तो वहाँ पे गपशप लगाया तो बोदला साहब वहाँ से या अचानक गायब हो गए। जब वो वापस आए तो जितने लोग बैठे थे सबके लिए वो स्टारबक्स से कॉफ़ी के कप जो है वो लेके आ गए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो हमारे साथ हैं और ये गेस्ट हैं, लेकिन वो वहाँ पे भी मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। तो ही इज़ वेरी काइंड। अच्छा अगर भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में अचानक जहां पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की सुलह करवा रहा है, सऊदी अरब ईरान को एक टेबल पे लाकर बिठा रहा है, पाकिस्तान में अचानक हम देखते हैं चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, इवन वो कश्मीर हो, वहां पर अजीब किस्म की चीजें शुरू हो जाती हैं। दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हो जाती है। क्या इन चीजों का आपस में ताल्लुक है? कश्मीर, कश्मीर, केपीके और इसी तरह बलूचिस्तान। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जब दुनिया की सुलह करा रहा है तो अपने मुल्क में इस किस्म की चीजें। सुंदेला साहब, ये एक बड़ी गहरी और मुनज़्ज़म साजिश है। देखिए, जब आपका मुल्क पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक आलमी सतह पर उभर के आया है और हमने देखा कि गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, पाकिस्तान का जो नाम है, वो पूरी दुनिया में गूंजा है। हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, अगर उनको देखें, वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने जो एक कह सकते हैं ना कि स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, मुख्तलिफ रहनुमाओं से जब वो मिलते हैं, तो वो एक भरपूर तासुर के साथ मिलते हैं, पूरी एक कमांड के साथ मिलते हैं, पूरे एक रोब और दबदबे के साथ मिलते हैं। और बड़े अरसे के बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान को ऐसी क़यादत नसीब हुई है। अगर हम पहले बात करते थे तो वज़ीर आज़म जो साबिक हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी शख्सियत में एक रोब होता था जब वो बतौर वज़ीर आज़म थे। वो और उनका मिलना लोगों के साथ, इंटरनेशनल जो लीडरशिप है उनसे मिलना मायने रखता था। लोग उनको बहुत इज्जत देते थे। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उनकी भी एक इंटरनेशनल जो है वो पूरा एक स्ट्रेचर था, उनका भी पूरी दुनिया में एहतराम किया जाता था। फिर उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे। जी। मतलब बड़े अरसे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को वेल रिप्रेजेंट किया। तो इसके साथ साथ अगर आप फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का किरदार देखें, वो बड़े एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर, वो अमन के प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। पूरी दुनिया आपकी मुतरफ है। जो सुपर पावर है अमेरिका, वो पाकिस्तान का नाम लेते हुए थकता नहीं है। वो कहता है कि मेरे फेवरेट जनरल सईद आसिम मुनीर, वो कहता है कि मेरे जो रिस्पेक्टेबल, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उसी तरह चाइना भी आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। उसी तो ये ईरान का आप देखें कि ईरान ने पूरा एतमाद किया आप पे पूरे जो मुज़ाकरात में, और फिर उसके फ़ौरन बाद ईरानी सदर पाकिस्तान भी आए। तो इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, उनको तो ये चीज़ें भा नहीं सकती ना, उनको तो हम्म। ये हजम नहीं हो सकती। और इस वक्त जो नेक्सस चल रहा है भारत इसराइल का, ये जो नेक्सस है, फिर अफगानिस्तान मिला हुआ है उनके साथ, फिर ये पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करना चाहते हैं। अब इंटरनली आप ये देखें कि जो BL है उसको यकदम एक्टिव कर दिया गया है और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, छापामार कार्रवाइयाँ, उनमें तेज़ी आई। तो इसके लिए पैसा चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वो
पहाड़ों पे बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास तो ये रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके पास ये रिसोर्सेज भारत के थ्रू आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के थ्रू आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त घेर के पाकिस्तान को दहशतगर्दी की तरफ की लहर की तरफ ये लोग लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने साबित किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने साबित किया कि वो इस सारे मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। गो के पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हुआ है, शहादतें हुई हैं, लेकिन उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस को देखें उन्होंने कितनी जुर्रतमंदाना तरीके से मुकाबला किया, आखिरी गोली तक मुकाबला किया है, और पाकिस्तानी फोर्सेस ने वो पूरा 300 किलोमीटर का इलाका भी क्लियर करवाया। तो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर साजिश हो रही है। वो साजिश का मंबा लंदन भी है, वो साजिश का मंबा न्यूयॉर्क से भी है, फंडिंग हो रही है। और ये सारे मामला जो है कोई इतने आसान नहीं है। हमारी क़यादत जो है वो इस पर पूरा ज़ाहिर बात है नज़र भी रखे हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ौरन कोयटा भी पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ पर भी अपना जो पूरा इजलास किया और उसके बारे में अहकाम जारी किए। तो ये जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो मुसलसल अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाए। बिल्कुल ठीक है। ज़रा ये बताइएगा, कश्मीर तो हमारी शहरग है, कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान के साथ हमारे प्रॉब्लम है, हमारी जंगें हो चुकी हैं। कहाँ पे ऐसी कोई गलती हो गई है? क्या ऐसा कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि आज कश्मीरी और हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के सामने आन खड़े हुए हैं? और ये कितने लोग हैं, कितने कश्मीरी हैं और क्या ये कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर भी रहे हैं जो इस वक़्त हो रहा है सर? देखिए, आपका ये जुमला ज़रा थोड़ा-सा ठीक कर लें, अगर मैं आपसे गुज़ारिश प्लीज़। करूँ। कश्मीरी नहीं आन खड़े हुए। आपने जो कहा ना कश्मीरी और हुकूमत पाकिस्तान आमने-सामने खड़े हुए, ये सब लोग तमाम कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं करते। ठीक। ये वो एक कह सकते हैं कि पहले जो सोशल मीडिया के ज़रिए वो 9 मई का एक वाक़या करवाने के लिए जो सारी चीज़ें हुई थी, वो पूरी कौम तो नहीं थी। हुँ। वो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए वो चंद लोग थे या चंद 100 लोग थे कि जिनको वरगला कर, जिनको बहला फुसला कर, जिन्हें सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके जिनका ब्रेन वॉशिंग की गई थी, तो फिर ये वो लोग हमलावर हुए। तो यही सूरत हाल इस वक्त कश्मीर की भी है। कश्मीर के जो मामलात हैं, हुकूमत पाकिस्तान हो, तो उन्होंने बड़े तरीके के साथ, आपको याद हो अभी पिछले साल ही मेरा ख्याल है इनके मुतालबात मानने थे, जो जायज़ मुतालबात थे। गो के इस पे बहुत सारे पाकिस्तानी अभी भी कहते हैं कि हमें भी 3 रुपये यूनिट बिजली दें, वो कहते हैं हमें भी 50% सब्सिडी पे आटा दें। लेकिन एक जो इंसेंटिव दिया गया कश्मीरियों को, कश्मीरी उस पर खुश हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1-2 अजला में जो लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, वो प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आपको यहाँ पर भी जो कश्मीरी हैं उन तक ट्रू पिक्चर नहीं पहुँचा रही जा रही। लोगों को बताया जा रहा है जी कि वहाँ जो है ब्लैकआउट है, वहाँ पर मामलात ख़राब है। हालाँकि सिवाय 1-2 जगह के बाकी सारी जगह पे जो हालात है वो नॉर्मल लग रहे हैं। गो के सप्लाई का इशू है, और वो भी जो एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उनकी वजह से है, जो नहीं जाने दे रहे सामान। तो इसको भी एक हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब इस सारे मामले में हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पाकिस्तान तो बाद में आती है, पहले हुकूमत आज़ाद कश्मीर आती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। हुँ। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म को वो इनिशिएटिव लेना चाहिए। उनको यहाँ ओवरसीज़ कश्मीरियों से भी बात करनी चाहिए। उनको अपने वफ़्द भेजने चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए कि जो सूरत हाल बताई जा रही है वो है नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो अमन के हामी हैं, वो मुज़ाकरात के हामी हैं। और मेरा ख़्याल है मुज़ाकरात शुरू होने की कोशिश भी की गई है, की भी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है कि ये मामलात बातचीत से हल हों। तो मेरा ख़्याल है ये मामला जो है, हमें ट्रू पिक्चर सोशल मीडिया पे भी हुकूमत को भी काम करने की कोई ज़रूरत है इस सारे मामले पे। बिल्कुल ठीक है। एक जो मुस्बत फेस है वो दिखाने की भी ज़रूरत है। इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको कश्मीर में? देखिए, इलेक्शन जो इस वक़्त है वो सूरत हाल जो है वो जैसे मैंने पहले बताया 1 या 2 अज़ला में है, लेकिन उसका असर तो ओवरऑल पड़ता है। जो हुँ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल है उस पे अब अमल दरामद हो रहा है। अभी तक तो हतमी डेट
इलेक्शन डे की वही है। जो अगर आप देखें तो इलेक्शन मुहिम भी शुरू हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम नुमाया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी अपनी पूरी कंपेन कर रही है, फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP वो भी एक डार्क हॉर्स बन के उभरी है। उनके साथ जो वो सरदार तनवीर इलियास है जो पीपल्स पार्टी में थे वो शामिल हुए हैं, तो जाहिर बात है वो एक अच्छा उनके पास नेटवर्क का वो भी आया है। तो एक अच्छी बात यह है कि हमें सरगर्मी नज़र आ रही है इलेक्शन में, वो तीनों पार्टी हों या लोकल लोग हों, तो इस सारे मामले में मुझे तो लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे और सवाए एक दो अजला के ज़्यादा जगह पे मेरा ख्याल है कि मसाइल नहीं होंगे। और जो हालात अभी तक मुझे लग रहे हैं कि अभी तो मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्लान कर रहे हैं जलसों का, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भी जाएंगे। तो आखिरी 10 दिन जो है वो 8-10 दिन वो ज़्यादा गहमा गहमी के होंगे, और बाकी मुस्लिम लीग नून की कंपेन जो है ये सटर पंजाब में जो कश्मीरी हल्के हैं वहाँ पे तो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। वहाँ पे आप देख ही रहे हैं रोज़ाना जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं। तो तवक्को यही है कि ये इंतखाबात वक्त पे हों और जो रख के हक राय दही का इस्तेमाल है वो आम कश्मीरी वो कर सके। आम कश्मीरी कर सकें और ये वक़्त पे होते नज़र आ रहे हैं। लंदन में मुज़ाहरे जो हैं वो कश्मीरियों के, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर कश्मीरियों के साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक बड़ी तादाद नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो जो पाकिस्तान से यहाँ पर यूट्यूबर और साबिक एंकर और आई डोंट नो पता नहीं क्या-क्या वो पहुँचे हुए हैं। तो वो मतलब उसको कैसे देखते हैं कि कश्मीरी जो हैं वो अपने उनका अपना एक मसला हो सकता है, किसी वजह से नज़र आते हैं, लेकिन ये दरमियान में जो कूद पड़े हैं, ये क्या मकासद हासिल करने के लिए अंदर एंट्री मारी इन्होंने? देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि आम कश्मीरी तक, ओवरसीज़ कश्मीरी तक यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है वो फैला हुआ है। लोगों को इस वक्त सूरत हाल बताने की ज़रूरत है। अब इसी तरह जो कश्मीरी आ रहे हैं या जो जुलूस किए जा रहे हैं, देखिए उसमें लोगों के कंसर्न तो हैं कि जी जो मामलात हैं अब एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो उसी को लेके लोग निकलते हैं। लेकिन अब मैं आपको लास्ट जलसे की ही मिसाल दूं, आम आदमी जो है वो ज़ाहिर बात है उनके रिश्तेदार हैं, यहाँ पर तकरीबन 7-8 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ कश्मीरी आबाद हैं जो मुसलसल उनके राब्ते रहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। तो जब ऐसी खबरें आती हैं तो वो ज़ाहिर बात है उनमें भी इज़्तिराबी कैफ़ियत पैदा होती है। तो बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, अपनी जो कह सकते हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए, जो बिल्कुल ठीक बात है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। और बहुत सारे लोग अमन की बात और मुज़ाकरात की बात करते हैं और उसमें वो सारे पाकिस्तान के हामी हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ ज़िंदाबाद। वो ज़िंदाबाद का नारा लगाते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी भी नहीं है। पाकिस्तान वो बिल्कुल आके अपना एक राय जो जमहूरी के हक इस्तेमाल करें। लेकिन बात ख़राब कब होती है कि जब ऐसे मुज़ाहिरों को कुछ लोग जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अब एक बात तो तय है कि बरतानिया के अंदर तहरीक इंसाफ बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने जो जलसे करने की कोशिश की, जो जुलूस निकालने की कोशिश की पूरा 1 साल में, उसमें वो बुरी तरह मतलब उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। लोग नहीं निकले, वही जी। 100, 200, 300, 400 वही लोग होते थे, हर जगह वही होते थे। तो अब उनको एक मौका मिल गया कि वो इस तरह के जलसों में शामिल हों और जो अपनी जो लाइन है वो उसे टो करने की कोशिश करें। तो लेकिन इसमें भी वो लोग नाकाम हमें नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह है कि कश्मीरी जो है अपनी सफ़ों में जो है वो इन लोगों को घुसने नहीं दे रही है, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है कि पिछले से पिछला जो धरना है वहाँ पे तहरीक इंसाफ के हामी लोग आए तो हाई कमीशन के सामने, तो उन्होंने जब अंदर आने की कोशिश की तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा हुँ। जी कि आप इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उन्होंने लाइन एक रखी। अब पिछला जो ये जो संडे को हुआ था, पिछले संडे को, उसमें भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी। आम कश्मीरी आया, पार्लियामेंट हाउस के सामने लोग आए, खवातीन भी थी, फैमिली थी। लेकिन जो एक मुजाहरा रखा गया हाई कमीशन के सामने, उसमें बहुत कम लोग
تھے उसकी निस्बत, और जो लोग आए भी वो भी वहां से निकलना शुरू हो गए वो, क्योंकि वहां पर जो स्टेज पे कुछ ऐसे लोगों की एक दावत दी गई थी जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात कर रहे थे, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, तो लोगों ने उसका बुरा मनाया और लोग वहां से निकल गए छोड़ के, जो आए भी थे। तो वो भी एक मुतनाज़ा कह सकते हैं कि एहतजाज की शक्ल हो गई उसकी। उन लोगों में ही ये बेचैनी थी कि जनाब ये क्या हो रहा है, मकसद कोई और है, लोग कोई आ रहे थे। बल्कि वहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प जुमला भी कहा है एक ऑर्गेनाइजर ने कि ये हमारे जो चूल्हे पे या ये हमारी जो आग है इसमें हम आपको अपनी रोटियां नहीं लगाने देंगे, कि हमारा ये एक धरना है, हमने ये हमारा एक काज है, तो आप आगे इसमें बीच में अपना जो है वो मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक कश्मीरी कौम बड़ी सेंसिबल इस लिहाज से है कि इन लोगों को पता है कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है और कौन हमें इस्तेमाल करना चाहता है। अब इसमें एक बड़ी संदेला साहब इस पे एक बड़े गौर करने की बात है कि जी। उस दिन जो ये जलसा था या एहतजाज था उसके लिए बड़ी मुनज़्ज़म जो है वो कोशिश की गई। अब वहाँ पे तकरीबन 50 के करीब बसें जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से लाई गई। एक बस जो है 70 सीटर है और उस 70 सीटर बस में तकरीबन उसमें 70 लोग बैठते हैं और उसका किराया जो है अगर मैनचेस्टर से लंदन आती है तो एक दिन का किराया 2500 रुपये है, उसका 2500 पाउंड है। ठीक है, उसमें 70 लोग हैं, आप उनके खाने का इंतजाम भी देख लें, 2 टाइम का खाना भी हो, तो वो तकरीबन एक बस आपको 7000 पाउंड में बनेगी। अच्छा जी। ठीक है, और वो आप 7 को उसको डालें 3.5 लाख, तो ये सीधा सीधा हो गया पाउंड। तो कितना आप समझ लें कि 3.5 लाख पाउंड कितना बनेगा? 15 मतलब कि इसको आप ज़रब दें 15-20 कि करोड़ के, मतलब करोड़ों में ये मामला पाकिस्तान। करोड़ों में जी 4 करोड़ बनता है 1 लाख का, तो उस हिसाब से इसको 15 करोड़ के नजदीक पहुंच जाएगा। तो इस सारे मामले में उन बसों की देखें फंडिंग किसने की है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, और उन बसों को लाने का खर्चा कहाँ से लाया गया, किस तरह आई वो बसेस फिर उसमें फिर मेरे कुछ लोगों से मेरी बात हुई वहाँ पे बाद में, तो उन्होंने कहा जी हमें कहा गया था कि आपको लंदन की सैर करवाते हैं, आइए चलते हैं, आप वहाँ मुजाहरे में भी शिरकत कर लीजिएगा और उसके बाद फिर लंदन की भी सैर कर लीजिएगा। ये मैं सारों के बारे में नहीं कह रहा, मैं मेरी जिन लोगों से बात हुई कि चलें जी चलते हैं, तो हमने देखा कि उसमें फैमिलीज बहुत ज़्यादा थी, पार्लियामेंट हाउस से लेके ट्रफालगर स्क्वायर का, लेकिन उसके बाद फैमिली सारी गायब हो गई। फिर हमें कोई हाई कमीशन के सामने कोई फैमिली नज़र नहीं आई। ठीक है, जो लोग थे वो मर्द ही थे सारे ज़्यादातर, और उसके बाद वो गायब हुए। तो इसको डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और जी। वो के ऑर्गेनाइजर्स का ये कहना है कि हमने ये सारा अपनी मदद आपके तहत किया है, हमारे डोनर्स ने किया है, हमने अपने तौर पर ये सारी ऑर्गेनाइज की हैं, बसेस भी, ये सारी चीज़ें। तो इसके पीछे भी देखने की ज़रूरत है कि इस सारे मामले में फंडिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक है। सर पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, ज़रा-ज़रा ये बताइएगा कि वैसे तो मेरे ख़्याल में जो मेंबरान असेंबली हैं या वुज़रा हैं, उनके पास ब्लू पासपोर्ट होते हैं। ये सहूलत मेरे ख़्याल में अभी, लेकिन अभी एक एक चर्चा है, एक बड़ा शोर है कि केपीके की जो असेंबली है उसने अपनी जो बेगमात हैं उनके लिए और फिर ताहयात और फिर जो 27-28 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी, और फिर उसके बाद टूल प्लाज़े फ्री प्लस रहायशें फ्री। इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 28 साल से 29 साल से दावा करती है, वो तो इनके चीज़ों के खिलाफ नहीं दावा करती थी। तो फिर क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब को लोगों को शायद ये देने के बदले पीछे उनका कुछ और कार फरमा है, या क्या ये सहूलतें पास करने का बिल इसके पीछे? देखिए, जब आप कमज़ोर तरीन विकेट पे हों और आपका हुँ। मतमा नज़र ही सिर्फ इक़्तिदार पे काबिज़ रहना है और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह आप कुर्सी से चिमटे रहें, तो फिर आपको लोगों को सहूलियात देनी पड़ती हैं, उनसे ब्लैक होना बेल होना पड़ता है। अभी तो ये चीज़ें तो सामने आ गई जी, उनको पासपोर्ट दिए जा रहे हैं, असले के लाइसेंस 8-8 दिए जा रहे हैं, उनकी बेगमात को भी एमपीए का ही दर्जा दिया जा रहा है, रेस्ट हाउसेस में फ्री क़याम दिया जा रहा है। तो ये तो तहरीक इंसाफ के मुंह पे एक तमाचा है। उस तहरीक पर जिसका कहा गया था कि हम आम आदमी की तहरीक हैं,
जो सो कॉल्ड उनके लीडर की तरफ से एक मंशूर पेश किया जा गया था कि हम आम आदमी की बात करेंगे, तो आज तो तरीके इंसाफ को मेरा ख्याल है कि कहीं वो कहते हैं कि नदी है या कोई नाला है, वहाँ पर जाके मेरे ख्याल है तरीके इंसाफ के जो नज़रियाती वर्कर्स हैं वो तो रो रहे होंगे आज कि ये किस हाल में पहुँच गई है। जो तरीके इंसाफ है इस वक्त इनके मतमा नज़र सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। ये तो सिर्फ एक चीज़ जो सामने आ गई, इसके अलावा जो करप्शन की दास्तानें हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है केपीके में, वो तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। वो हर तरफ करप्शन कमीशन अरूज पर है, आम आदमी को दिया कुछ नहीं जा रहा, ना सड़कें हैं, ना तालीमी निज़ाम है, ना सेहत की सहूलियात हैं, और सिर्फ मतमा नज़र अपने लिए सहूलियात लेना, चाहे वो वज़ीर आला हो या आम उनका MP हो या वज़ीर मशीर हो। तो इस वक्त तो अल्लाह ही हाफिज है KPK के अवाम का। और ये जो पासपोर्ट है, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का पासपोर्ट क्यों प्रिविलेज होती है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तरीके इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी हो, आम आदमी की तरह आप लोग ट्रैवल करें, वीज़ा लगवाएं। जब आप वीज़ा लगवा आते हैं तो आपको सलूक तो वही होता है, लेकिन ये हिर्स है तरीके इंसाफ के जो MPs KPK में है कि वो अपने 28 साल तक के बच्चों को भी वो जी, पासपोर्ट दिलवा रहे हैं, अपनी बीवियों को भी दिलवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। और ये किसी के, आप सही कह रहे हैं, चलें किसी हद तक अगर कैबिनेट को देखते हैं तो आना-जाना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, लेकिन बच्चों बीवी के साथ वाक़ई बड़ी, और उसके अलावा फिर रेस्ट हाउसेज़ में फिर आपका टूल प्लाज़ा फ्री है और पता नहीं क्या-क्या। सर अब ज़रा ये बताएँ कि पंजाब में बताएँ ज़रा, एक 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 इस वक़्त हम देखते हैं कि हर दूसरी तीसरी वीडियो जो है वो आपको नज़र आ रही होती है। पंजाब के किसी न किसी शहर की, मुज़फ्फरगढ़ की, रहीम यार खान की, चन्योट की, इसको ब्यूटिफिकेशन, इस ब्यूटिफिकेशन वाले प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? मतलब रंग-बिरंगी लाइटें, मुझे तो मतलब कि यूरोप वाला नज़ारा नज़र आना शुरू हो जाता है। इस पूरे आइडिया के बारे में क्या ख़्याल है जो मरियम नवाज़ की हुकूमत में शुरू किया गया सर? देखिए संदेला साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब हुकूमत इस वक्त बहुत ही कह सकते हैं कि आला मयार पर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम कर रही है। आप सुथरा पंजाब प्रोग्राम हो देख लें, जी, आप ब्यूटिफिकेशन वाला प्रोग्राम देख लें, आप दूसरे बच्चों को जो ये लैपटॉप देना है या उनकी स्कॉलरशिप है वो प्रोग्राम देख लें। बेशुमार प्रोग्राम है जिन पे आप ये जो नाजायज़ तजावज़ात गिराई गई, ये कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि ये गिराई जा सकती हैं। तो इस वक्त पंजाब हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है, और उसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो किरदार अदा किया है, वो उन्होंने अपने वालिद और अपने चचा की जो मीरास है उसको ना सिर्फ संभाला है बल्कि कोशिश की है कि उससे बेहतर काम किया जाए। तो ये ब्यूटिफिकेशन वाले प्रोग्राम में अगर आप मैं भी पिछले दिनों लाहौर में भी था, पंजाब में भी थे, हम इस्लामाबाद में भी थे, हम इकट्ठे भी थे। तो मैंने बड़ा ट्रैवल किया पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों में भी गए। कसूर में जाना हुआ, कसूर में देखें, वो कसूर तो कसूर लगता ही नहीं है। कसूर तो इस वक्त आपकी जो एक्सेस हो गई है, वहाँ पे जो रोड्स हैं, जो वहाँ पे सफाई सुथराई है, जहाँ जो वहाँ पे आप कह सकते हैं ये ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत तो पूरा एक शहर ही बदल गया। आप नारोवाल चले जाएं, वहाँ पर यूनिवर्सिटियों का शहर है, जी। वहाँ पर इतनी खूबसूरती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है कि बंदा कहता है कि यार ये किसी यूरोप का हिस्सा है। आप मुजफ्फरगढ़ की तरफ चले जाएं, आप राजनपुर चले जाएं, आप इधर जेलम आ जाएं, जी, आप रावलपिंडी में चले जाएं, आप चकवाल चले जाएं, आप इधर से फैसलाबाद, मुल्तान, मतलब हर वो शहर जहाँ पहले कहा जाता था कि जी हर चीज़ जो है वो लाहौर में लग जाती है, मेरा तो ख्याल है इस दफ़ा लाहौर को कम लग रही है। ज़्यादातर जो है वो शहर मुल्तान, ये जो छोटे शहर हैं वहाँ पर लगाई जा रही है। ख़ास तो तौर पे ये जनूबी पंजाब जो है। बिल्कुल जनूबी पंजाब को उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है जिसका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन बसेस बस। आई हैं, ग्रीन बसेस, देखें ये बहुत बड़ा मसला होता था। बड़े शहरों में तो चले फिर कोई ना कोई प्राइवेट बसेस वगैरह का सिस्टम हो जाता था, चल जाती थी, मेट्रो भी थी, बसेस भी चल रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला रहा है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया अपनी मर्जी के किराए लेता था, बसेस वगैरह होती थी। तो ये जो सरकारी बसेस गई हैं, इन्होंने तो वहाँ पर सिस्टम ही बदल दिया। वहाँ पे लोगों के लिए
आमदोरफ्त अपने काम पर जाना, हॉस्पिटल जाना, स्कूल कॉलेज जाना और मुख्तलिफ अपने रोज़गार के लिए जाना, वो एक बहुत ही बड़ी सहूलत जो है वो हो गई है। तो मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। और मैं जहाँ तक मेरा इल्म है, बल्कि जो बात भी हुई, मुलाकात भी हुई मेरी, तो उसमें भी और मियाँ साहब से भी, कि इस सारे मामले में मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा फीडबैक भी है। वो बहुत सारे मंसूबों की निगरानी भी करते हैं, डेली बेसिस पे उनकी मियाँ मरीम नवाज शरीफ साहबा से बात भी होती है। तो जब इतना सीनियर लीडर जो है वो गाइड कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, तो मामला तो बेहतर होने ही है। मामला तो बेहतर होंगे। अच्छा, आप जब पंजाब का ज़िक्र कर रहे थे तो एक रिपोर्ट है EIU अदारा है इंटरनेशनल, जिसने पिछले दिनों की है। कराची जो है वो 173 शहरों की लिस्ट में 170 नंबर पर आया है। शाम का शहर जो है वो पहले नंबर पे है, जहाँ पे नहीं रहा जा सकता। ट्रिपोली लीबिया का है, वो 72 नंबर पे, जहाँ पे नहीं रहा जा सकता। ढाका 71 नंबर पे है, 171 नंबर, और कराची 170 नंबर। तो नीचे से तीसरे नंबर पर 18 साल से हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पे मौजूद है। तो क्या वजह है कि इतना अब मैं उस लफ्ज कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो इंटरनेशनल एक अदारा है जिसने ये रिपोर्ट कही, इतने हालात खराब कराची के सर। देखिए, कराची के साथ हम मेरा ख़्याल है गुज़िश्ता 15-20 साल से बहुत ज़्यादती हो रही है। वो डिज़र्व नहीं करता कराची, जो हम्म, उसके साथ किया जा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती हैं और पूरी दो काफ़ी लोग शहरों से लोग वहाँ जाकर काम भी करते हैं, रहते भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है, अब MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो झगड़े हैं, मामलात हैं, उसकी वजह से ब जो कराची को जो उसका ड्यू शेयर है वो नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी की तवज्जो नहीं है वहाँ पर। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है कराची में। तो उनका वोट बैंक जो है वो सिंध में, अंदरूनी सिंध में है, दूसरी जगहों पे है। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली कराची पे मामलात जो हैं वो बहुत ख़राब है। आप वहाँ पर जाएं, बल्कि वहाँ के लोग हमें बताते हैं, यहाँ पर लंदन में भी बहुत सारे कराची के लोग हैं, वो भी जब आके कंपैरिजन करते हैं तो वो यही बताते हैं, कराची और लाहौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देख लें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कराची के जब वो लाहौर आते हैं, इसी तरह अदाकार हों, दूसरे लोग हों, तो वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मेरा ख्याल है कि सिंध हुकूमत को अभी भी वक्त है, 2.5 साल बाकी हैं। कराची के लोगों को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दें। वहाँ पे तो इवन पानी अवेलेबल नहीं है, सर टैंकर्स में। 20-20, 25-25 साल से पानी घरों में जो नल हैं उनमें नहीं आया, 25-25 साल हो गए हैं। और टैंकर माफिया जो है वो वहाँ पर एक छाया हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट है और सिंध हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी उसका वर्कर होता है। अभी आपने शहबाज शरीफ साहब की जो कामयाबियाँ हैं वो भी गिनवाई हैं। मरियम नवाज़ के हवाले से जो आपने बताया कि उसके पीछे नवाज़ शरीफ हैं। पर नवाज़ शरीफ तो वो हैं कि जब वो आए थे, जब वो वज़ीर आला थे, तो वो खड़े-खड़े ऑर्डर करके वर्करों को, किसी को पुलिस में भर्ती, किसी को पीटी सेल में भर्ती, ये तो नवाज़ शरीफ की पहचान हुआ करती थी। क्या वजह है कि नवाज़ शरीफ का वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर खुश नज़र नहीं आता, नाला नज़र आता है, और आप अक्सर इस पे आवाज़ भी उठाते हैं। आपका एक जुमला भी बड़ा सोशल मीडिया पे फ़ेमस हुआ कि मेरिट कोई नहीं होता, वर्कर जो है वही आपका मेरिट है, वही आपकी है। तो क्या वजह है कि इस पे नवाज़ शरीफ साहब या मरियम नवाज़ साहिबा या शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं दौड़ाते सर? देखिए संदेला साहब, बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून का वर्कर अपनी जमात के साथ खड़ा है और चट्टान की तरह खड़ा है। उस वक्त जब बहुत सारी सूरत हाल की वजह से मुस्लिम लीग नून को नुकसान भी हुआ, बयानिए के हवाले कह लें, दूसरी चीज़ें, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने मार भी खाई है, नवाज शरीफ के नाम पे वोट भी दिया है, सारे हालात उसने सहे हैं। मुशर्रफ दौर आप देख लें, उसमें भी, फिर उसके बाद इमरान खान के दौर में जो हाल किया गया मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के साथ, कौन सा वर्कर है जिसको जेल में नहीं डाला गया, लीडर्स को भी डाला गया। लेकिन जब से हुकूमत आई है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर को इग्नोर किया गया। अब इस पर कोई नाराज़ होता है या जो भी हो, लेकिन सही सूरत हाल बताना भी ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान में भी लोगों से मिला हूँ, मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर्स से भी मिला हूँ, और यहाँ ओवरसीज़ में भी मिलता हूँ, यूके, यूरोप हो या कनाडा भी अभी होके आया हूँ। तो मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स पर ध्यान नहीं दे रही। आपने अभी बात की ना, अभी भी
वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब थे तो उनके दौर में भर्ती किए गए जो लोग हैं वो आज भी मिलते हैं कि जी हमें नवाज शरीफ ने भर्ती किया था। मेरा ख्याल है वो 88 86 जी, 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 87 जी, जी। उस वक़्त की मिसालें हमारे सामने हैं। उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी वो इस सारे मामले को देखते रहे, करते रहे। फिर शहबाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी ख़्याल रखा, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ अभी भी रख रहे हैं। अब फेडरल में बहुत सारे मैं चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो उन तक पहुँचता गया मामलात को बेहतर होता गया। लेकिन पंजाब बहुत बड़ी हुकूमत है। पंजाब में आप अपने वर्कर्स को वो मुकाम नहीं दे पा रहे जिसका वो हकदार है। ये तरक्याती मंसूबे बहुत अहम है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपको इंतखाब आपके जो वर्कर है उसने जिताना है। लोगों को घरों से निकाल के इस वर्कर ने लेके आना, लीगी वर्कर ने। इस वर्कर ने आपकी कैंपेन चलानी है। इस वर्कर ने आपका नारा लगाना है। इस वर्कर ने आपका झंडा उठाना है। इस वर्कर ने नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगाना है, मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगाना है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इस ब्यूरोक्रेसी में तो हुकूमत चेंज होनी है तो दूसरी तरफ चले जाना है। आप उठा के देख लें कि इस ब्यूरोक्रेसी के ही पहले बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी थे, वो उनका सरकारी काम है, उनका कोई इस पे एतराज़ नहीं है। लेकिन आपको आज भी वक्त है कि इन मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खोल दीजिए प्लीज़। आप इस वर्कर को इज्जत दीजिए। आप इस वर्कर के लिए जाती उम्रा के अंदर सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब एक काम करें, जुमे वाले दिन इन वर्कर्स को जाती उम्रा, जहाँ पे आपने भी नमाज पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, वो एक तरफ एक एक ज़िले के लोगों को वहाँ बुला लें और बुला के वहाँ के एमपीएस को भी सामने बिठाएं, वहाँ के वर्कर्स को भी, अपनी ज़िली क़यादत को भी वहाँ पे बिठाएं। मैं आपको एक कह सकता हूँ कि एश्योरेंस देता हूँ कि विद इन 3 to 4 मंथ आपका पूरा पंजाब मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहर्रक हो जाएगी। मेरिट की बात छोड़ दीजिए, ये मैं पहले भी कहता हूँ। जब मार खानी होती है, जब झंडा उठाना होता है, हुँ। जब इलेक्शन के लिए कैंपेन करनी होती है, तो तब ये वर्कर होता है। और जब किसी जगह जॉब के लिए, कोई सहूलत के लिए, कोई इन लोगों के लिए जो एक वो जायज़ मुतालबा कर रहे होते हैं, नाजायज़ की मैं बिल्कुल हमायत नहीं करता। अब अगर किसी वर्कर का बच्चा 20 साल का हो गया है, 24 साल का हो गया है, उसने एमए की डिग्री भी कर ली है, उसने ग्रेजुएशन भी कर ली है, फिर भी वो जॉब से महरूम है और वो राब्ता भी कर रहा है, लेकिन उसको नहीं एंटरटेन किया जा रहा, तो फिर मेरिट की वजह से आपका ये कारकुन बददिल है। और एक और बात मैं आपको संदेला साहब कहना चाहूँगा, ये फिल्मों के लिए 3-3 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। जी, जी, मेरा उन सवाल भी लोगों था अगला ये। हाँ, उन लोगों को दिया गया है जो तहरीक इंसाफ के कट्टर सपोर्टर हैं, जिन्होंने नारे लगाए हुए हैं स्टेज पे खड़े होके, जिन्होंने पूरी पूरी तहरीक कैंपेन चलाई है, उन लोगों को भी 3 करोड़ रुपया मिला है फिल्म बनाने के लिए। तो ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, जो कई सालों से अलम उठा के चल रहे हैं या वो अपना बयानिया उठा रहे हैं, उन लोगों को आप बिल्कुल भी अगर ना मतलब एंटरटेन करें तो ये भी ज्यादती होगी। 3 करोड़ रुपए में एक बहुत जबरदस्त किस्म का मीडिया हाउस खड़ा हो जाता है बिल्कुल हो और जाता वो है। मीडिया हाउस मुस्तकिल आपके लिए, आपके बयानिए के लिए काम करेगा। वो मीडिया हाउस अगर एक स्टैब्लिश आप कर देते हैं तो वो अपोजिशन में भी आपके काम आएगा। तहरीक इंसाफ ने यही तो किया था कि यही उनकी केपीके में कामयाबी है। अपने लोगों को 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोगों को उन्होंने जॉब्स पे रखा था, जिनको मंथली जो है सैलरी दी जाती थी, और वो आज तक वही लोग इनका बयानिया लेके चल रहे हैं तहरीक इंसाफ का। तो आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून के 10 ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी पार्टी के लिए खड़े हैं, उनका आप क्राइटेरिया रख लें, उनको सिर्फ उनके 10 मीडिया हाउसेस बनाने के लिए आप बजट दे दें, तो आप देखिएगा कि जो कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पे पीछे होती है या बयानिए में कमज़ोर है, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर आपके पास 10 बड़े मीडिया हाउसेस खड़े होंगे जो आपके लिए, आपके बयानिए के लिए काम कर रहे होंगे। तो इस तजवीज़ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा प्लीज़ आप ज़रूर गौर कीजिएगा, मेरी उनसे अपील है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी, कि ये अब सोशल मीडिया का दौर है, बयानिया बनाने का दौर है, तो इस दौर में अभी आपके पास वक्त है, हुकूमत है, और उनको मेरिट के ऊपर आप, ये फंडिंग जा रही है ना इस वक्त,
آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی جا رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے. تو ان لوگوں کو بھی آگے لے کے آنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی وقت ہے. تو اور خاص طور پر نون لیگ کے ورکر کے لیے اپنے تمام جو مسلم صوبائی وزیر ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ وہ اپنے دروازے کھولیں اور لوگوں کو، مسلم لیگ نون کے ورکرز کو ترجیحی بنیادوں پر بلائیں، ان کی جو رنجشیں سنیں، ان کے جو معاملات ہیں ان کو کریں، تاکہ اب یہ الیکشن کی تیاری شروع ہو جانی ہے اور 6 مہینے بعد، تو اس میں یہی لوگ آپ کے کام آ رہے ہیں. یہی آپ کہیں گے. ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے وزراء جو ہیں وہ عطا تارڑ کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں کام آ جائے گا. سمینا اقبال صاحبہ جو ہیں وہ فوت ہوئی تو کراچی جنازہ پڑھنے پہنچ گئے. ایک ورکر فوت ہوا تو اس کے بیٹے کو جاب دے دی. سندھ میں ایک پڑھا لکھا بچہ جو ہے لڑکا نظر آیا، اس کو بلا کر جاب دے دی. اور ہر وہ ورکر کے ساتھ ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور سب کی آواز سنتے ہیں اور سب کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. تو عطا تارڑ کو بھی رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے مختلف وزراء کے. دیکھیے عطا تارڑ تو دیکھیے میں پہلے بھی کہا ہے کہ عطا تارڑ صاحب جس شخصیت کے مالک ہیں یا جس وہ کہہ سکتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، ان جیسا وزیر اطلاعات نہیں آیا. میری ابھی ایک پچھلے دنوں بہت ہی سینئر آفیسر ہیں وزارت اطلاعات کے، بھی ان سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں. عطا تارڑ نے ایک مثال قائم کی ہے. عطا تارڑ صاحب نے بتایا ہے کہ آپ وزیر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک مسلم لیگ نون کے کارکن بھی ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. عطا تارڑ صاحب جس محبت کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ ملتے ہیں عام آدمی کو، وہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہو یا کوئی اور ہو، اس کے لیے وہ وہی عزت رکھتے ہیں. اور جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے وہ اویلیبل ہیں. ہر وقت وہ اپنے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے، حکومت کی کارکردگی کو بتانے کے لیے خود بے چین رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں. وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جی 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، تو لوگوں نے کہا جی 24 گھنٹے میں سے 24 کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے انہیں یہ جواب ہے کہ جی 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے اگر آپ کا دماغ چلتا ہے اور وہ ہر وقت یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے کام کو بہتر کیسے کرنا ہے، تو عطا تارڑ صاحب بھی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ شام 5 بجے بھی اویلیبل ہے، رات 11 بجے بھی ہے، صبح 5 بجے بھی. تو بندہ 24 گھنٹے ہی ایکسیسیبل ہے. اور اگر وہ ان تک ایک دفعہ بات پہنچ جاتی ہے تو وہ چیزوں کو سالو ہوتے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ کو میں اس میں یہ کریڈٹ دوں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، کہ عطا تارڑ صاحب جیسے جو لوگ انہوں نے لگائے ہیں، ابھی عطا تارڑ صاحب نے جس طرح منسٹری کو چلایا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی کہ عطا تارڑ صاحب بڑے اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ وہ صرف نون لیگ کے حامی لوگوں سے ہی نہیں، بہت سارے لوگ جو ان کے کٹر مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی وہی عزت اور ان کے ساتھ وہی رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے مسائل اسی طرح حل کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ایسے جو لوگ جو مسلم لیگ جو حکومت کے خلاف لکھتے رہے لیکن مشکل میں آئے، پرابلم میں آئے، تو وہ عطا تارڑ سب سے پہلے ان کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے سہولتیں لی. تو عطا تارڑ جیسے وزیر رول ماڈل ہیں. اور پنجاب میں بھی عطا تارڑ کو ایز اے سبجیکٹ میرے خیال کیبنٹ میں پڑھایا جانا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے صوبائی وزراء کو کہ جناب اس طرح آپ بھی عام لوگوں سے رابطے میں رہیے تو معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے. بے شک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. جو بندہ سب کے کام آتا ہے، سب کی بات سنتا ہے، اس کو رول ماڈل بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اظہر بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. کافی دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، تو گاہے بگاہے آپ سے ٹائم لیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ اظہر بھائی. بہت تھینک شکریہ. یو.